स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज देखिए कल रात ही से हमारे तरफ लाइट नहीं है। कल रात 11:30 बजे बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था और बारिश भी हुआ था और कंटिन्यू बारिश हो रहा। अभी तक हमारे गाँव में लाइट नहीं है, लेकिन मैं सोचा क्यों ना कि जब आज मैथ का वीडियो नहीं बन पाया है तो एक साइंस का ही वीडियो आप सभी के सामने स्क्रीन रिकॉर्डर से ही बना के डाल दूँ। तो इसलिए मैं अभी एसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 38 लेके आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे बाद में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होती है। तो सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ है जिसे मैं आप सभी को बता दूं कि सदिश की बात की जाए तो सदिश वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण क्या होता है, दोनों होता है। जिसमें दिशा और परिमाण हो वो सदिश राशि होती है, ठीक है। और ये सदिश राशि जो होती है ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती है। नहीं करती है। अब अदिश की बात करें तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। यह साधारण बीजगणित के नियम का क्या करता है, पालन करता है। यानी अदिश राशि जो है ये पालन करता है। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सदिश का अदिश का कुछ दे देता हूँ कि सदिश राशि क्या होता है। विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारा क्या है, सदिश राशि है। अदिश राशि की बात करूं तो द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि सदिशों से के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होता है। अगर देखिए सदिश के अदिश गुणनफल क्या होता है, एक तो इसे डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा करते हैं क्रॉस से। डॉट मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की अगर बात करें तो ये क्या हो गया, ये सदिश हो गया, ठीक है। ये डॉट सदिशों का अदिश गुणनफल हो जाएगा। तो डॉट से सदिशों के सदिश गुणनफल की बात करें तो उसे हम क्रॉस से, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, सदिशों के सदिश गुणनफल। अब हमसे पूछ रहा है कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होती है। तो वो सदिश भी हो सकती है और अदिश भी हो सकती है, ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ एक फॉर्मूला बनता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर मान लीजिए ये एक एंगल है, ये कोण क्या होता है, थीटा। अगर हम इसे वेक्टर ए कह दें, इसे वेक्टर बी कह दें, तो ये जो एंगल होता है वही थीटा होता है। तो कॉस ए बी कॉस थीटा होता है। यानी कि दोनों एंगल के ए और बी के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ठीक है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। सदिशों के अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। लेकिन यदि कोई राशि सदिशों के सदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, क्रॉस से सूचित करते हैं। तो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए या बी सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। लेकिन दो सदिशों की बात की जाए तो सदिशों का सदिश गुणनफल एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। और सदिशों का अदिश गुणनफल भी, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो ये सदिश और अदिश दोनों हो सकते हैं। तो ए या बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 400 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होती है, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। देखिएगा ये हमारा, अगर हम बात करें वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस। अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ से टी कितना दिया है, 4 मिनट, 4 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलें तो 4 गुना 60 यानी कि 240 सेकेंड। एफ हमारा कितना दिया है, 600 न्यूटन। एफ का मान हमारे पास 600 न्यूटन है, एस का मान कितना है, 20 मीटर। अब देखिए तो डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो एफ हमारे पास कितना है, 600 है। तो 600 गुना एस कितना है, 20 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा, 12,000
बट्टा 240, यानी कि 10 से 10 कर दीजिए, 24 5 120, यानी कि 50 जूल पर सेकेंड या 50 वाट हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है वो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो वो मास पे निर्भर नहीं करता है। एफ इज डायरेक्टली, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटा क्या होता है, r1 स्क्वायर। तो ये किस पे निर्भर नहीं करता है, मास पे निर्भर नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर नहीं करता है, तो नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है, तो सीजीएस प्रणाली में एक चीज़ रुकी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता। हाँ, नीचे गिरने वाले वस्तु का गुरुत्वाकर्षण का स्थान पर नहीं, नीचे गिरने वाले वस्तु पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या पे, द्रव्यमान पर, यानी इस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है, तो सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है, तो देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। तो अगर विकृति ई बराबर कर लें, प्रतिबल बराबर कोई कांस्टेंट दे देते हैं, तो ई इंटू विकृति कर लेते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति, यानी ई के ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई इकाई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं, कोई इकाई नहीं है। तो देखिए, हाँ, सीजीएस प्रणाली में विकृति की क्या होगा, कोई इकाई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, लीटर में या अश्व शक्ति में। तो वातानुकूलित का जो दिया जाता है वो टन में दिया जाता है। जो एसी का क्षमता होता है उसे टन में, 1 टन 2 टन, घर पे भी हम लोग जब एसी लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, टन में 1 टन 1.5 टन 2 टन 2.5 टन। तो जो एसी का जो ये होता है वो टन में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की कुल ऊर्जा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। देखिए, किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। क्या होता है, उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा का सूचक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र अधिक शीतल होता है। अधिक शीतल इसलिए होता है कि श्वेत वस्त्र के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे क्या करता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, और जो ब्लैक के पास आता है तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बात को समझे, तो श्वेत के पास, यानी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम जब होता है ना, शीत ऋतु में जब मौसम साफ होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो ये किसके कारण, तो ये विरल, परावर्तन, विवर्तन या अपवर्तन। तो ये परावर्तन के कारण अधिक बार सुना जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई हम आवाज़ बोलते हैं, जब हम जैसे मुंह से अभी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, ये आवाज़ मेरी जाके किसी दीवार से टकराएगी, तो जैसे ही दीवार से टकराई और टकरा के तुरंत रिटर्न होगी, वही तो प्रतिध्वनि क्या होती है, यही ना होता है कि आपने जो चीज़ अपने मुख से बोला है वो गई और सामने से टकरा के वो आपके कानों तक आ गई, यही प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो ध्वनियों को स्पष्ट हमको सुनना है, तो दो ध्वनि को मान लीजिए स्पष्ट हमको सुनना है,
तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए या 1/10 सेकेंड कहें तो ये होना चाहिए, जिससे आप दो चीज़ को एक साथ सुन सकेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया। अभिकथन क्या है? जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। कारण वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। v बराबर क्या होता है? n लैम्डा होता है। जब वेग अगर हम स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी कर दें, वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य को अगर हम आधी कर दें तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति उसका दुगना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आवृत्ति उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति क्या हो जाएगा? इसका दुगना हो जाएगा। तो कारण क्या कह रहा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। अभिकरण और कारण दोनों सही, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों गलत है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। देखिए, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की क्या करता है? उचित व्याख्या करता है, क्योंकि ये फॉर्मूला यही तो v बराबर n लैम्डा। जब वेग को स्थिर रख के तरंगदैर्घ्य को आधी अगर कर देंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? अगर हम इसको आधी कर देंगे तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकिए रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? v बराबर n लैम्डा। अगर v को स्थिर रखें और लैम्डा को तरंगदैर्घ्य को आधा कर दें तो आवृत्ति आधी ना हो जाएगी। आधी रख तो तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी वेग के। आवृत्ति अगर हम आवृत्ति को यहीं रहने दें, इसको इधर बजाएं तो ये क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगी। ठीक है, चलिए। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी, पानी, प्लास्टिक, कांच। तो मिट्टी का उपयोग नहीं होगा लेंस बनाने के लिए, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। बिलियन की सांद्रता हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, 47/320 प्लस 47 गुना 100% कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? बिलियन आ जाएगा। तो अगर देखें तो 47/320 प्लस 47 गुना 100%, यानी कि 47/367 गुना 100। अब इसको काट पीट लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 8 चौके 32, 9 चौके 36। ये 9 चौके 36, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 चौके 36, यानी कि ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। ये 8 बार जाएगा। अगर 8 बार इसको ले जाएंगे तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 चौके 32, 5 32 5 37, यानी ये 8 के आसपास जाएगा। ठीक है, 8 नहीं 7। अब ये 7 बन 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि ये 7.4 मान लीजिए 7.2 के आसपास गया तो इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12.8% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार क्या होगा? अब देखिए 7 5 12, 12 अनुपात है तो 360 ग्राम है, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 12 3 36 30। तो इसमें अम्ल का क्या हो जाएगा? अम्ल का हो जाएगा 70 के 21, 210 ग्राम। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है? तो एल्युमिनियम जो होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
जिप्सम एक श्वेत रवादार ठोस क्या होता है, पदार्थ होता है। अगर इसे हम 120 डिग्री तक गर्म करने पर ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जब इसे हम 120 डिग्री पे गर्म करेंगे तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, तो इस लाल भूरे परत को हम कहते हैं जंग। ठीक है, क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई लोहा रखा, पानी में भीगा, उस पर लाल लाल एक जंग क्या लग जाता है, वही लग जाता है जिसे हम जंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परत क्या होती है, एक दूसरे से पर फिसल सकती है। क्या होती है, एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए वो क्या होती है, नरम होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। धातुओं का घनत्व की बात की जाए तो धातुओं का घनत्व हाई होता है, यानी उच्चतम होता है। नेक्स्ट, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नॉन स्टिक की बात की जाए तो उस पर टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर टेफ्लॉन की बात की जाए, एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। टेफ्लॉन जो है एक बहुलक है। चलिए नेक्स्ट, हीरा डायमंड क्या है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, समुद्री पत्थर के नीचे कठोर मोलिसिस, या प्राकृतिक क्रिस्टलीय या प्राचीन स्तनधारी अवशेष युक्त पदार्थ। तो हीरा जो है ये शुद्ध कार्बन का क्या होता है, क्रिस्टलीय अपरूप होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। हीरा की बात की जाए तो एक पारदर्शी रत्न होता है, यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है, तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है। ठीक है, हीरा बहुत कठोर होता है। ठीक है, हीरा बहुत कठोर होता है। चलिए नेक्स्ट, कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो उसे सेलुलोज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इस्तेमाल करने वाला क्या कहलाता है, इंडोस्कोप। क्या कहलाता है, इंडोस्कोप। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो किसके द्वारा आते हैं, तो ये मूत्र मार्ग के द्वारा शुक्राणु वृषण से क्या आते हैं, बाहर आते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वृक्क की प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह क्या होता है। तो वृक्क की बात की जाए तो इसे 1000 सीसी की बात की जाए कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी। क्या होता है, 1000 सीसी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका किसको कहा जाता है, तो ये नर युग्मक को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग को क्या कहते हैं। तो किसी पौधे के वानस्पतिक भाग को हम जड़, तना और पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़, तना और पत्ती। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। रुकिए, एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गया है मेरा। ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, ये वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है वो 1200 सीसी होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1000 सीसी हमने कहा था, लेकिन ये 1000 सीसी नहीं 1200 सीसी होता है। ठीक है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह क्या होता है, 1200 सीसी होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मिस्टेक हुआ था तो ये मैं आपको बता दिया। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन ना लगने दें। पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करें।
आपके सपोर्ट के खातिर, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू ला रहा हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।